Hello, hi, and welcome to my YouTube channel DMCM IAS। सो डियर स्टूडेंट, आज से आपके लिए एक बेहतरीन सीरीज की शुरुआत हो रही है जिसका नाम है अवध सीरीज, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होगी। जो ये विषय है जियोग्राफी फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर। ये है राम मनोहर लोहिया अवध सीरीज है। ठीक है, अब आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इसका विषय का नाम क्या है? जियोग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट, भौगोलिक भौगोलिक विचारधाराओं का इतिहास। ये इंग्लिश में इसका सिलेबस है, यूनिट 4 तक है। और ये है हिंदी में इसका जितने क्वेश्चंस हैं। अति लघु उत्तरी में टोटल 33 क्वेश्चन है और लघु उत्तरी में 24 क्वेश्चन है। दीर्घ उत्तरी के लिए अगले पेज में देखना पड़ेगा। दीर्घ उत्तरी में टोटल 13 क्वेश्चन हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको करना क्या है कि आप इसको वीडियो को आराम से पूरी देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि अगली वीडियो अगले सेमेस्टर में आप जाएं तो उसका भी वीडियो आपको मिल जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न से। पहला प्रश्न है पुनर्जागरण काल। यूरोप में पूर्व मध्य युग का उत्तरार्ध काल 12वीं से 15वीं सदी भौगोलिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस काल को भूगोल का पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। इस काल को भूगोल के इतिहास में पुनर्जागृत काल भी कहा जाता है। इस काल को भूगोल के इतिहास में पुनर्जागृत काल अथवा तथ्य प्राप्त युग के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, सांस्कृतिक भूदृश्य क्या है? सांस्कृतिक भूदृश्य का अर्थ है मानव द्वारा निर्मित भूदृश्य। मानव प्राकृतिक दृश्य भूमि का प्रयोग करके या उसमें रूपांतरण करके उस पर अपनी कृतियों की तथा अपने निवास की छाप लगा दी है। मानव की कृतियों सहित जो भूदृश्य बनता है उसे सांस्कृतिक भूदृश्य कहते हैं। सांस्कृतिक भूदृश्य उसी को कहा जाता है जहाँ पर मानव द्वारा किया गया रूपांतरण स्पष्टता दिखाई देने के साथ साथ उस दृश्य भूमि का एक अंग या लक्षण बन गया हो, अर्थात उस क्षेत्र पर मानव के कार्य की स्पष्ट छाप लग गई हो। उस दृश्य भूमि पर मानव अधिवास स्पष्ट दिखाई देता है। संभववाद। संभववाद के संस्थापक विडाल डी ला ब्लास थे। संभववाद के अनुसार प्रकृति मनुष्य के सामने कई संभावनाएं रखती है, जिसमें मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार चयन करता है और उसका उपयोग करता है। संभववादियों के अनुसार पृथ्वी, वातावरण और उसका प्रभाव नहीं, बल्कि मनुष्य का कार्य ही आरंभ बिंदु है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है चयन की स्वतंत्रता। संभववाद को विकसित करने में जीन ब्रून्स और डिमांजिया ने भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। प्रश्न नंबर 4 है क्रमबद्ध भूगोल। इस उपागम में भूगोल के विभिन्न उपकरणों का, जैसे भू आकृतिकी, जलवायु, मिट्टियों, वनस्पति, जंतु जगत, खनिज पदार्थों, जनसंख्या, आर्थिक व्यवसायों, कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार आदि का अध्ययन समस्त पृथ्वी भर के लिए होता है। इसमें प्रत्येक प्रकरण या तत्व सम्मिश्रण का विश्लेषण होता है और संसार में उसके वितरण के क्षेत्रों या प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है। संक्षेप में क्रमबद्ध वर्गीकरण की रीति में प्रत्येक भौगोलिक तत्व के सम्मिश्रित गुणों और विशेषताओं का विश्लेषण होता है तथा संसार में उसके वितरण के प्रदेश भी समझाए जाते हैं। नौ निश्चयवाद। वर्तमान समय में भूगोलवेत्ता जिस विचारधारा को मानते हैं वह नौ निश्चयवाद की है। टेलर ने इसे वैज्ञानिक निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद बताया है। नव निश्चयवाद की मान्यता है कि न तो प्रकृति का ही मनुष्य पर पूरा नियंत्रण और न ही मनुष्य प्रकृति का विजेता है। दोनों का एक दूसरे से क्रियात्मक संबंध है। मानव उन्नति के लिए आवश्यक है कि मनुष्य प्रकृति का सहयोग प्राप्त करे, यही नव निश्चयवाद है। द्वैतवाद। द्वैतवाद से अभिप्राय किसी विज्ञान या विषय विशेष को दो प्रकार के दृष्टिकोण से देखते हुए उसकी प्रधान शाखाओं अथवा उपागम को ही संपूर्ण विषय मानकर विषय को दो भागों या दो अर्धकों में बांटना है। वास्तव में इस आधार पर भूगोल का दो अर्धकों में विभाजन या बंटवारा विद्वानों के मस्तिष्क का अंतर्द्वंद ही कहा जाना चाहिए। भूगोल के वास्तविक विषय क्षेत्र एवं चिंतन में इस आधार पर इसका प्रभाव आज भी नकारात्मक ही माना गया है। अतएव कहा गया है कि भूगोल का दो भागों में विभाजन मिथ्या है। प्रश्न नंबर 7, क्षेत्रीय विभिन्नता की अवधारणा।
क्षेत्रीय विभिन्नता की अवधारणा का विश्लेषण जर्मन भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट, रिटर तथा रिच्टहोफेन के अध्ययनों में मिलता है। हैटनर ने क्षेत्रीय विभिन्नता को स्पष्ट करते हुए लिखा था, भूगोल पृथ्वी के क्षेत्रों का ज्ञान है और ये क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी ला ब्लास के अनुसार भूगोल स्थानों का विज्ञान है और स्थानों में विभिन्नताएं होती हैं। ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं की एक समिति ने 1950 ईस्वी में भूगोल की परिभाषा करते हुए लिखा था, भूगोल वह विज्ञान है जो क्षेत्रीय विभिन्नता तथा उसके संबंधों के अर्थ में पृथ्वी तल का वर्णन करता है। इब्न खालदून का परिचय दीजिए। देखिए, इन्होंने वातावरण के प्रभावों का वर्णन किया है और यह कहा है कि मानव भूगोल की नींव भौतिक भूगोल है। इन्होंने भौतिक एवं सामाजिक दशाओं का वर्णन वहाँ की संस्कृति एवं निवासियों के संबंध में किया है। इनकी प्रमुख रचना अल इबार थी, इसके द्वारा प्रदेशों, सागरों, नदियों आदि का विशद वर्णन किया गया है। इनकी दूसरी प्रमुख पुस्तक मुकदमी है। प्रश्न नंबर 9, अल ख्वारिज़मी के बारे में लिखिए। अल ख्वारिज़मी, इन्होंने भी अपनी पुस्तक पृथ्वी की आकृति में अरस्तू एवं टालमी का अनुकरण करते हुए स्थानों, पर्वतों एवं सागरों के अक्षांश व देशांतर रेखाओं का वर्णन किया है। अल ख्वारिज़मी द्वारा सिंध हिंद नामक पुस्तक की रचना की गई। भूगोलवेत्ता अल बरूनी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। देखिए, ये मोहम्मद गजनवी के साथ रहते थे तथा भारत आए। ये उज्जैन एवं कंबोज गए थे। इन्होंने पाणिनि के ग्रंथों का विशेष अध्ययन किया। उन्होंने भूगोल, खनिज, गणित, नक्षत्र एवं इतिहास आदि विषयों पर कुल 113 पुस्तकों का लेखन किया। पश्चिमी एवं मध्य एशिया तथा भारत में मिलने वाले खनिजों का उन्हें अधिक ज्ञान था। इन्होंने खगोल एवं गणित को भूगोल में अधिक महत्व दिया। बगदाद, गजनी, मार्सेल्स आदि नगरों की स्थिति का निर्धारण किया। ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी को स्थित माना। भारत की राजनीति, समाज एवं अर्थव्यवस्था पर अपने विचार प्रस्तुत किए। भारतीय पद्धति का सहारा लेकर दिन, वर्ष, माह एवं अवधि का निर्धारण किया। अब है प्रश्न नंबर 11, जर्मन भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट एवं रिटर तथा रेटजेल की एक पुस्तक का नाम लिखिए। कॉस्मोस हम्बोल्ट ने लिखा था। अर्धकुंडे कार्ल रिटर ने लिखा था। एंथ्रोपोजियोग्राफी फ्रेडरिक रेटजेल ने लिखा था। प्रश्न नंबर 12 है, अल मसूदी की पुस्तक का नाम लिखिए। मीडोज ऑफ गोल्ड, ये है। प्रश्न नंबर 13 है, इब्न खालदून की पुस्तक का नाम लिखिए। मुकद्दिमा मुकद्दिमा इब्न खालदून की पुस्तक क्या है? मुकद्दिमा। प्रश्न नंबर 14, 19वीं शताब्दी के 3 प्रमुख जर्मन भूगोलवेत्ताओं के नाम बताइए। जैसे हम्बोल्ट हैं, कार्ल रिटर हैं, रेटजेल हैं। ठीक है। ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं के नाम क्या है? मैकिंडर, हर्बर्टसन, रॉक्सबी, फ्यूलर, बूलरिज, एल डी स्टाम्प, चोरले एवं हैगेट। प्रश्न नंबर 16 है, 3 फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखिए। बिडाल डी लाब्लास, जीन ब्रून्स और डिमांजिया। लैंडसॉफ्ट क्या है? लैंडसॉफ्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ सादृश्य प्रदेश होता है। इसमें दृश्य के साथ साथ प्रदेश और उस प्रदेश की विशेषताएं सम्मिलित रहती हैं। कोलंबस की खोज, जिनेवा निवासी कोलंबस ने नई दुनिया अर्थात अमेरिका की खोज की। क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अपनी यात्रा का प्रारंभ 1473 में किया गया था। उसके द्वारा अमेरिका के अतिरिक्त अन्य देशों डोमिनिका, हैती का पूर्वी भाग, मेरा ग्लांटे और ली द्वीप, जमैका, क्यूबा द्वीप, केप वर्डी द्वीप, ट्रिनिडाड, हैती तथा पश्चिमी द्वीप समूहों की खोज की गई थी। क्षेत्र वर्णनी विज्ञान क्या है? भूगोल को क्षेत्र वर्णनी विज्ञान के रूप में प्रतिपादित करने का श्रेय जर्मन के 2 भूगोलवेत्ताओं रिच्टहोफेन और हैटनर को है। रिच्टहोफेन ने भूगोल को क्षेत्र वर्णनी विज्ञान बताया था, अर्थात भूगोल में पृथ्वी तल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन होता है। हैटनर ने 1905 में भूगोल की परिभाषा करते हुए लिखा था, भूगोल पृथ्वी की क्षेत्रीय विज्ञान है। इसमें क्षेत्रों का अध्ययन उनकी विभिन्नताओं और स्थानिक संबंधों के प्रसंग में होता है। प्रश्न नंबर 20, प्रादेशिक भूगोल से क्या तात्पर्य है? इसमें समस्त पृथ्वी का अध्ययन एक साथ करने के बजाय पृथ्वी तल को मिलती जुलती समान भौगोलिक दशाओं वाले समांगी प्रदेशों में बांट लिया जाता है, जिसमें से प्रत्येक क्षेत्र के अंदर भौगोलिक दशाएं प्रायः मिलती जुलती सी होती हैं तथा प्रत्येक प्रदेश में किसी प्रकार की आंतरिक संबद्धता होती है। प्रत्येक प्रदेश में भूगोल के विभिन्न तत्वों का उस समस्त क्षेत्र में कैसा स्वरूप है, यह अध्ययन किया जाता है। प्रादेशिक सीमांकन कई आधारों पर किया जाता है। ठीक है।
प्रश्न नंबर 21 है, भूगोल में अरब भूगोलवेत्ताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए, प्राचीन भौगोलिक ज्ञान की रक्षा, खगोलकी में विशेष प्रगति, गणितीय भूगोल का विकास, अक्षांशों तथा देशांतरों की शुद्ध गणना, भौगोलिक वर्णन ग्रंथों का सृजन, भौगोलिक कोशों का संकलन, शिक्षा केंद्रों पर भौगोलिक ज्ञान का विकास, आलंकारिक भौगोलिक वर्णन, अरब मानचित्र कला का विकास। भूगोल में अंतःक्रिया की अवधारणा क्या है? पृथ्वी तल पर वस्तुओं, विचारों और मनुष्यों की एक स्थान से दूसरे स्थान की गतिशीलता होती रहती है। प्राकृतिक तत्वों की गतिशीलता वायु और जल द्वारा होती है। वस्तुओं की गतिशीलता प्रायः परिवहन साधनों द्वारा होती है। विचारों की गतिशीलता संचार साधनों द्वारा या मनुष्यों की पारस्परिक सभाओं, संभाषणों एवं गोष्ठियों आदि के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं पुस्तकों द्वारा होती है। मनुष्यों की गतिशीलता यातायात साधनों द्वारा होती है। स्थानों के बीच वस्तुओं, विचारों तथा मनुष्यों की गतिशीलता को स्थानिक अंतरक्रिया कहते हैं। अंधकार युग से क्या तात्पर्य है? ईसा की तीसरी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का समय ईसाई धर्मावलंबी देशों में अंधेरा युग कहलाता है। इसका कारण यह है कि इस काल में भौगोलिक ज्ञान के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई, वरन बहुत सी धारणाओं और संकल्पनाओं पर अज्ञान का पर्दा छा गया था। पृथ्वी की आकृति को गोल के बजाय तस्तरीनुमा बताया गया तथा मध्य में धार्मिक तीर्थ स्थल यरूशलेम को रखा गया। पृथ्वी के मानचित्र में स्वर्ग भी बनाया गया था। दूर के देशों में दैत्यों और दानवों के निवास की कल्पना की गई थी। प्रश्न नंबर 24। शुद्ध भूगोल से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। पृथ्वी तल का वर्णन राजनीतिक क्षेत्रों के बजाय प्राकृतिक क्षेत्रों के आधार पर करना शुद्ध भूगोल कहलाता है। पृथ्वी के ग्लोब पर बहुत सी श्रेणियां हैं जिनको पर्वत श्रेणियां एक दूसरे से पृथक करती हैं। इस सिद्धांत को विस्तार पूर्वक लिखते हुए पृथ्वी के ग्लोब का वर्णन लिखने पर 17वीं शताब्दी में अथानासियस किस्पर ने बल दिया था, परंतु उस समय इस विचार पर ध्यान नहीं दिया गया था। 18वीं शताब्दी के मध्य में इस विचार का पुनर्जागरण हुआ। ठीक है। शुद्ध भूगोल की विचारधारा का पालन बुआचे, गटेरेर, होमियर, ज्यूने आदि भूगोलवेत्ताओं ने किया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 25, हृदय स्थल का सिद्धांत। मैकिंडर के अनुसार प्राचीन दुनिया के तीनों महाद्वीपों यूरोप, एशिया एवं अफ्रीका को मिलाकर एक विश्वद्वीप बनता है। इस विश्वद्वीप के बाहर के क्षेत्रों को सुदूर बाहरी क्षेत्र कहा गया है। विश्वद्वीप में संपूर्ण विश्व की 25% जनसंख्या निवास करती है। विश्व के बाह्य क्षेत्रों में यहीं से जनसंख्या प्रवासित होती रही। विश्वद्वीप के मध्य आंतरिक स्थल को हृदय स्थल बताया गया। यह भाग सबसे कठिनाई से पहुंचने वाला भाग माना गया। इसके अंतर्गत मध्य एशिया का अंतःप्रवाही प्रदेश एवं आर्कटिक प्रदेश सम्मिलित किया गया। यह भाग मध्य एशियाई उत्तरी हिम के से ढके प्रदेशों से लेकर अरेबिया में मरुस्थलीय प्रदेशों तक फैला है। सन 1919 में मैकिंडर ने यूरोप में पूर्वी यूरोपीय रूस को भी सम्मिलित किया। इसी प्रकार सहारा के दक्षिण के मध्य अफ्रीकी भाग को भी अफ्रीकी गौड़ हृदय स्थल माना गया। ठीक है। प्रश्न नंबर 26 क्या है? प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान के स्रोत क्या हैं? जैसे रामायण काल, महाभारत काल, ऋग्वैदिक काल, बौद्ध काल, उत्तर वैदिक काल। प्रश्न नंबर 27 है, मैकिंडर की पुरानी दुनिया के नाम लिखिए। यूरोप, एशिया, अफ्रीका। ठीक है। यूनानी भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखिए। हिकेटियस, अरस्तु, हेरोडोटस, इरेटोस्थनीज, होमर आदि। मानव भूगोल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक फ्रेडरिक रिडजल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। इनकी प्रमुख पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी है। प्रश्न नंबर 30, भूगोल की परिभाषा दीजिए। अमेरिकन भूगोलवेत्ता रिचर्ड हार्टजोन के अनुसार भूगोल भूतल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली विविधताओं का यथार्थ क्रमबद्ध युक्तिसंगत वर्णन तथा व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 31, भूवैन्यासिक संगठन का सामान्य अर्थ है कि प्रदेश विशेष की परिसीमा में मानव क्रियाकलाप एवं तज्जनित मूर्त तत्वों की अंतर संबंधित अवस्थिति है। प्रश्न नंबर 32, भूगोल एक अंतर वैज्ञानिक विज्ञान है। कैसे? भूगोल के अंतर्गत विभिन्न विज्ञानों के विषयों या प्रकरणों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे राजनीति विज्ञान के प्रकरण में राजनीतिक भूगोल है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब अतिलिखित उत्तरी का लास्ट प्रश्न है।
वैदिक काल में भौगोलिक ज्ञात के स्रोत क्या हैं? वैदिक काल में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य अरण्यकोप अरण्योप अरण्य उपनिषद है, इसे अरण्योपनिषद बोल सकते हैं, तथा प्राचीन पुराण विशेष महत्वपूर्ण है। वैदिक काल में भारत के निवासियों ने भौगोलिक ज्ञान के विविध पक्षों को विकसित किया था, जैसे भवन, ग्राम, कृषि, वन, पशुपालन। अब आते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न पे। लघु उत्तरीय प्रश्न, क्रमबद्ध भूगोल तथा प्रादेशिक भूगोल में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्रमबद्ध भूगोल, पहला है क्रमबद्ध भूगोल में किसी एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन होता है। प्रादेशिक भूगोल में किसी एक प्रदेश के भौगोलिक तत्वों के संदर्भ में एक इकाई के रूप में अध्ययन होता है। क्रमबद्ध भूगोल दूसरा है क्रमबद्ध भूगोल विधि क्रमबद्ध विधि क्षेत्र का संकलित रूप प्रस्तुत करती है। प्रादेशिक विधि एकाकी रूप प्रस्तुत करती है। क्रमबद्ध भूगोल जो है यह विधि राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होती है। प्रादेशिक भूगोल में यह विधि भौगोलिक इकाइयों पर आधारित होती है। क्रमबद्ध भूगोल में यह अध्ययन खोज एवं तत्व व तथ्यों को प्रस्तुत करता है। प्रादेशिक भूगोल यह अध्ययन किसी प्रदेश के वातावरण तथा मानव के बीच संबंध प्रस्तुत करता है। क्रमबद्ध भूगोल में इस अध्ययन में एक घटक जैसे जलवायु के आधार पर विभिन्न प्रकार तथा उप प्रकार निश्चित किए जाते हैं। प्रादेशिक भूगोल में इस संबंध में प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है, इसे प्रादेशीकरण कहते हैं। ब्रिटिश भूगोल की प्रवृत्तियों को स्पष्ट कीजिए। चलिए स्पष्ट करते हैं। प्रारंभ से लेकर अगले 90 से 95 वर्षों तक ब्रिटेन में मुख्यतः आर्थिक भूगोल, भौतिक भूगोल, भू आकृति विज्ञान, कृषि भूगोल, नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, सामाजिक भूगोल तथा कल्याण भूगोल का विकास हुआ है। विभिन्न विद्वानों ने इन शाखाओं को समुचित विकास के यथासाध्य प्रयास करके ख्याति अर्जित किया। साथ ही इन विधाओं का ब्रिटेन में भी विश्वस्तरीय विकास हुआ। विगत करीब 37 से 38 वर्षों में संसार के अन्य भागों की तरह ग्रेट ब्रिटेन में भी भौगोलिक अध्ययन के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन उभरे हैं। ब्रिटिश भौगोलिक अध्ययन में मात्रात्मक विश्लेषणों का भरपूर समावेश हुआ है। यह भूगोल की मात्रात्मक क्रांति का ही प्रतिफल है। इस काल में रिचर्ड चोरले तथा पीटर हैगेट आदि अनेक अन्य भूगोलवेत्ताओं ने अपने विश्लेषणों में संख्यात्मक तकनीकों का भरपूर उपयोग किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की ही ब्रिटिश भूगोलविदों ने भी परिमाणीकरण, बहुचर विश्लेषण, प्रतिरूपों, प्रतिमानों का सांख्यिकी विश्लेषण तथा परिकल्पनाओं के सूत्रों का निर्धारण सहित तमाम प्रकार की सांख्यिकी विधियों का उपयोग किया गया है। अंतरप्रादेशिक एवं अंतःप्रादेशिक समाजों में असमानताएं, पर्यावरण क्षय, पर्यावरण प्रबंध, जन कल्याण, चिकित्सा भूगोल, सामाजिक सुविधाओं तथा पारिस्थितिकी सदृश अभिनव विधाओं पर भी नूतन काल में ब्रिटिश भूगोल संप्रदाय की अभिरुचि काफी बढ़ी है। प्रश्न नंबर 3, अरबों ने भूगोल के विकास में क्या योगदान दिया है? चलिए पढ़ते हैं। अरबों के व्यापक साम्राज्य शक्ति एवं प्रभाव विस्तार ने इन्हें भूगोल सहित अन्य विधाओं के विकास के लिए भी प्रेरित किया। काहिरा, बगदाद, दशमिक, सिराज, इस्फान, समरकंद, ताशकंद, कीव तथा बुखारा आदि इनके विद्या के केंद्रों के रूप में विकसित हुए। यहाँ के विद्वानों ने भूगोल के ज्ञान को काफी समृद्ध किया। इनके द्वारा विकसित इस विद्या को 3 कालखंडों में विभक्त किया जा सकता है। अनुवाद का काल ईसा पश्चात 700 से 850 वर्ष तक। इस काल में प्राचीन भारतीय, यूनानी तथा रोमन ज्ञान के शास्त्रों का अरबी तथा फारसी भाषा में अनुवाद करवाया गया। शासकों की अभिरुचि तथा प्रोत्साहन एवं विद्वानों की प्रतिबद्धता के लिए जिम्मेदार थे। विकास का सुनहरा काल विकास का सुनहरा काल यह भूगोल के विकास के लिए अरब भौगोलिक संप्रदाय के द्वारा विकास का सुनहरा काल था। इस काल में बगदाद एवं काहिरा भौगोलिक एवं संबंधित विज्ञानों के शोध के प्रमुख केंद्रों के रूप में विकसित हो गए थे। अल मसूदी, अल ख्वारिज्मी तथा अल सूफी बगदाद के प्रमुख विद्वान थे। काहिरा गणितीय भूगोल के केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। अल अजीज, अल हकीम, अल बरूनी, इब्न यूनुस, इब्न सिन, खुर्दादबे आदि काहिरा के प्रमुख भूगोलवेत्ता थे। इब्न सीना को तो अरब भूगोल का जनक भी कहा जाता है। इनका जन्म बुखारा के पास हुआ था। स्ट्रैबो की ही भांति इसने भी विश्वकोशीय भौगोलिक ग्रंथ का निर्माण किया था। जहाजी सुलेमान एवं सिंदबाद की कठिन एवं साहसिक यात्राओं से अनेकानेक नवीन सागरीय मार्गों तथा द्वीपों की जानकारी प्राप्त हुई। पतन का काल ईसा पश्चात, ठीक है, 1100 से 1400 तक।
इस कालखंड में भूगोल के अरब समुदाय के ज्ञान नकारात्मक हो गए। इस काल में विभिन्न प्रदेशों के शासक स्वतंत्र हो गए। केंद्रीय सत्ता के नियंत्रण के अभाव में ये आपस में भी टकराने लगे। फलस्वरूप शोध के संरक्षण के अभाव में ज्ञान का विकास अवरुद्ध हो गया। याकूब अल हमाबी इस समय का प्रमुख भूगोल शास्त्री था। उसने वर्ण क्रमानुसार भूगोल का शब्दकोश तैयार किया था। इब्न बतूता अल इरादी इदरीसी इब्न खाल्टून जिसमें लिखा है खाल्दूनी है, अल बाकरी अल जरकली जकाउत इखवान अल सेफा मानका अल हिंदी फारूका तथा इब्ने दहन आदि प्रमुख अन्य भूगोलवेत्ता थे, अरब भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, बहुत खतरनाक खतरनाक नाम है यार। अब प्रश्न है, नवनियतवाद की वर्तमान भूगोल में प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए। वर्तमान अंतर संबंध का विश्लेषण ग्रिफिथ टेलर ने 1938 में नवनियतवाद के माध्यम से किया। इसे रुको और जाओ या वैज्ञानिक नियतवाद भी कहा जाता है। टेलर ने इसकी निम्नलिखित व्याख्या की है। संभववादी सिद्धांत के प्रवर्तक संबंधित क्षेत्रों के उपयोग में मानव का नियंत्रण दर्शाने हेतु कनाडा के प्रेरी में उर्वरक का प्रयोग तथा उत्तरी डेनमार्क में बंजर सदृश भूमि के उल्लेखनीय विकास का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अब इसमें फालतू की बातें हैं, इसको आप पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ लेंगे। मैं इसमें, ठीक है, इसको यहाँ से पूरा पैराग्राफ इसको पढ़ेंगे और वीडियो को पॉज करेंगे और पढ़ेंगे इसको। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा पैराग्राफ इसमें जो है उसको पढ़ें करेंगे हम। आ जा स्टार्ट करें। ये देखिए, इस पैराग्राफ को भी आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, और अंत में इसका एक निष्कर्ष मैं बता दे रहा हूँ। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वातावरण मानव अंतर संबंध का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में भूगोल की मान्यता सर्वव्यापी हो गई थी तथा इसकी मान्यता न्यूनाधिक 20वीं सदी के संपूर्ण पूर्वार्ध में बनी रही। सिर्फ संबंध के प्रतिरूप या स्तर को लेकर मतभेद था। प्रारंभ में मानव पर वातावरण का नियंत्रण माना गया, पर क्रमशः नियंत्रण के स्थान पर प्रभाव और फिर समायोजन का प्रयोग किया जाने लगा। भूगोल की संकल्पना को पारिस्थितिकी संप्रदाय की देन माना जाता है। इसे ही नवनियतवाद माना जाता है। ठीक है, पर्यावरणीय नियतवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए, डेविस ने भूगोल में प्रचलित द्वंद्व को समाप्त करने तथा प्राकृतिक एवं मानव भूगोल को एक सूत्र में जोड़ने के लिए डार्विन की विकासवादी संकल्पना का सहारा लिया। नेक्स्ट पेज में देखें क्या है। इसको पूरा पैराग्राफ पढ़ लेंगे क्योंकि फालतू चीज़ें दी रहती हैं तो पढ़ने में भी बेकार लगता है। ठीक है, कुमारी सैंपल को याद रखना। ठीक है, इस पैराग्राफ को पढ़ लेंगे आप। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलें। जल्दी से रीडिंग मार के तुरंत अगले पैराग्राफ पे आएंगे, उसको भी रीडिंग करेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट लाइन रहेगी मैं पढ़ दूंगा। चलिए, ये पूरा फिनिश कीजिए। फालतू का क्वेश्चन था, आ जाएगा तो बना बना के लिख देना। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। भौतिक एवं मानव भूगोल के क्षेत्र में अरबों के योगदान को स्पष्ट कीजिए। भौतिक भूगोल सर सैयद मुजफ्फर अली के अनुसार अरब भूगोल में स्थल मंडल एवं वायुमंडल की अधिक जानकारी उपलब्ध है। अरब भूगोलवेत्ताओं को अपर्दन चक्र की जानकारी थी। पृथ्वी सतह की भू आकृतियों के आंकड़े में उन्होंने अपर्दन एवं निक्षेपण की प्रक्रियाओं का योगदान स्पष्ट किया है। इस तरह पर्वतों की उत्पत्ति, मिट्टी का निर्माण आदि को तर्कसंगत एवं व्यवहारिक रूप से समझाया गया है। इतना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं क्या है। देखिए, अल मसूदी ने पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की 7 परतें बताई हैं। सौर ऊर्जा के पृथ्वी की सतह पर असमान वितरण का कारण सूर्य की किरणों का तिरछापन बताया गया है। मेघ, ओस, कोहरा, वर्षा आदि की प्रक्रियाओं को भी सही ढंग से समझाने का प्रयास किया गया है। वायुमंडल की परतों का 3 भागों में विभाजन अरब भूगोल पर यूनानी ज्ञान के प्रभाव के कारण किया गया। मानव भूगोल, देखिए मानव भूगोल, अरब भूगोल में मानव भूगोल का वर्णन अधिक नहीं मिलता, किंतु पश्चिमी एशिया में प्राकृतिक वर्णन वातावरण की कठोरता से मनुष्य की क्रियाएं प्रकृति से प्रभावित हुई और इसका वर्णन अरब भूगोल में मिलता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए बद्दू जीवन बिताने वाले चरवाहे प्रकृति की विषमता के कारण कठोर स्वभाव वाले हो जाते हैं। संसाधनों की कमी उन्हें लूटने, डाका डालने एवं हत्या करने के लिए प्रेरित करती है। दूसरी ओर जहाँ प्राकृतिक वातावरण विषम नहीं, वहाँ मनुष्य शांत स्वभाव वाला हो जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब बातें चल रही है। अरब भूगोलवेत्ताओं के अनुसार मनुष्य प्राकृतिक घटनाओं एवं जलवायु से प्रभावित होता है। संसार के उत्तरी भागों में निवासियों को अरब
विद्वानों ने चंद्रमा एवं मंगल के प्रभाव में आकर शिकारी प्रवृत्ति का होना बताया गया। इसी प्रकार दक्षिण के निवासी शनि के प्रभाव से आलसी हो जाते हैं। मध्यवर्ती क्षेत्रों में बृहस्पति एवं बुधि का प्रभाव होने से वहाँ के निवासी वैज्ञानिक एवं विद्वान होते हैं। इस प्रकार निश्चयवाद की झलक दिखाई पड़ती है, ठीक है, दिखाई देती है। देखिए, अलबरूनी का सविस्तार वर्णन कीजिए। अलबरूनी जो है, अलबरूनी 907 से 1040 ईस्वी गणित, खगोल की एवं भूगोल के क्षेत्र में अपना एक प्रमुख स्थान रखते हैं। इन्होंने भारत में आकर भारत से ज्ञान अर्जित किया, संस्कृत ग्रंथों का अरेबिक भाषा में अनुवाद किया। इन्होंने प्राचीन एवं आधुनिक ज्ञान से सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। 11वीं शताब्दी तक अरब के लोग अफ्रीका के पूर्वी तट की सूचनाएं प्राप्त कर चुके थे। अलबरूनी के अनुसार अरबों को 20 अंश दक्षिण अक्षांश सोफाला तक ज्ञान था। इन्होंने यह भी बताया कि पृथ्वी का उत्तरी भाग आबादी युक्त है, जबकि दक्षिणी भाग किसी से भी अज्ञात है। इन्होंने नील नदी की उत्पत्ति कोमर पर्वत से मानी है और इस पर्वतीय क्षेत्र को निग्रो जाति का एक निवास स्थान माना है। धुरी पर पृथ्वी की गति, प्राकृतिक फव्वारों की उत्पत्ति, उनकी कार्यशीलता पर प्रकाश डाला है। इन्होंने सिंधु घाटी की उत्पत्ति के विषय में भी मत व्यक्त किया है। सिंधु की नदी के उद्गम को सही सही बताया है। अलबरूनी ने अपने प्रादेशिक वर्णन में मानव के साथ उनके वातावरण की स्पष्ट व्याख्या की है। अलबरूनी के 3 प्रमुख ग्रंथ हैं। कौन कौन से? किताबे हिंद, जवाहरात, स्थानों की सीमाएं तथा दूरियों की अशुद्धियां। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 क्या है? भू राजनीति क्या है? भू राजनीति विचारधारा का जन्म जर्मनी में हुआ। यद्यपि भू राजनीति शब्द स्वीडन के एक भूगोलवेत्ता क्यूलिन ने प्रस्तावित किया था, परंतु इसे पूर्व रेडजल के पॉलिटिकल जियोग्राफी में इस संकल्पना का बीजारोपण हो चुका था। भू राजनीति के क्षेत्र में कार्ल हासोफर अत्यंत प्रभावशाली विद्वान था। हासोफर ने अपनी भू राजनीति की विचारधारा को एक ग्रंथ में मीन कैंप में लिखा था। हासोफर ने भू राजनीति की परिभाषा करते हुए यह बताया कि भू राजनीति वह विज्ञान है जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण और राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया जाता है तथा राजनीतिक जीवन को उसके पृथ्वी के संबंधों और ऐतिहासिक गतियों की दशाओं के संबंध में समझा जाता है। अल मसूदी का सविस्तार वर्णन कीजिए। चलिए, अल मसूदी 10वीं शताब्दी का प्रमुख बहु प्रतिभावान विद्वान था। इसने मानव संबंधी तथ्यों पर विशेष बल दिया। इसने गैलिसिया से लेकर चीन तक एवं मेडागास्कर से लेकर रूस तक भ्रमण किया। इन क्षेत्रों का विस्तृत वर्णन इनकी किताबों में मिलता है। इन क्षेत्रीय वर्णनों के अतिरिक्त इनकी वैज्ञानिक अभिरुचि भी थी, जिसका प्रमाण 955 ईस्वी में भूकंप के वर्णन में देखने को मिलता है। साथ ही साथ समुद्रों की उत्पत्ति संबंधी सामान्य मत भी प्रस्तुत किए। मसूदी के 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, सोने के चारागाह और जवाहरात की खानें, उपदेश और निरीक्षण। ठीक है। अल मसूदी ने अपनी तीसरी पुस्तक द गाइड एंड गजेटी ने ग्रहों एवं नक्षत्रों के प्रभाव, पृथ्वी के भौतिक तत्वों, पवनों एवं पृथ्वी तल के मानव बसाव योग्य क्षेत्रों का वर्णन किया है। अल मसूदी के भौगोलिक योगदान का विवरण निम्नांकित है। खगोलकी से संबंधित, पृथ्वी एवं आकाशीय पिंडों से संबंध, पृथ्वी की गोलाकार आकृतिक परिधि की लंबाई 20,160 मील है। भौतिक भूगोल से संबंधित, नदी के कार्यों का महत्वपूर्ण वर्णन, पर्वतों का विस्तार, चट्टानों का वर्णन, सागरों का वर्णन है। जलवायु से संबंधित, विश्व का 7 जलवायु खंडों में विभाजन, दिन की लंबाई के आधार पर निर्धारण, दक्षिण भागों की 3 जलवायु उष्ण, अधिक अत्यधिक गर्म व आर्द्र है। बसे हुए विश्व का विस्तार, पश्चिम में जिब्राल्टर से पूर्व में सिला जापान द्वीप तक, उत्तर में कैस्पियन सागर से लेकर दक्षिण में मोजाम्बिक तक। फ्रेडरिक रेटजल के ग्रंथों और कार्यों का उल्लेख कीजिए। रेटजल ने अपने समय के प्रख्यात विद्वानों फिशर, एस्कर्ट और हैटनर के साथ अध्ययन एवं कार्य किया। सामान्यतः उसके महत्वपूर्ण भौगोलिक कार्य 1876 के बाद ही प्रारंभ हो गए थे। उनका विवरण इस प्रकार है। सन 1869 में डार्विन के विकासवादी सिद्धांत की व्यवस्थित समालोचना प्रस्तुत की गई। उसने मध्य यूरोप की यात्रा के दौरान कई लेखों का एक संग्रह, एक प्राणिविद्या की यात्राएं तैयार किया। अब है
सन 1870 के युद्ध के पश्चात एक पत्रकार की हैसियत से दक्षिणी यूरोपीय देशों का भ्रमण किया तथा एक लेखमाला भूमध्य सागरीय तट के प्राणी वैज्ञानिक पत्र प्रस्तुत की। मैकिंडर के भौगोलिक योगदानों को संक्षेप में लिखिए। मैकिंडर को ब्रिटेन में भूगोल का संरक्षक माना जाता है। इनकी 1887 में ऑक्सफोर्ड में रीडर के पद पर नियुक्ति हुई। यहाँ इन्होंने विश्वविद्यालय स्तर पर भूगोल के अध्यापन का प्रसार किया। इन्होंने सन 1902 में एक पुस्तक ब्रिटेन एवं ब्रिटिश सागर प्रकाशित की। इनका निबंध जो ऐतिहासिक भूगोल पर था, इनकी ख्याति को बहुत अधिक बढ़ा दिया। इनके निबंध का शीर्षक था इतिहास का भौगोलिक धुराग्र। ठीक है, इतना ही था। इसके बाद फिर इसको पढ़ लेंगे पूरा पैराग्राफ को। ठीक है, मैकिंडर का इस पैराग्राफ को पूरा पढ़िए, फिर नेक्स्ट वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए और अगले पैराग्राफ में चलते हैं। ठीक है, ये भी पढ़ लीजिएगा। वीडियो को पॉज करें और फट से पढ़ें इसको, ताकि अगले पैराग्राफ या अगले प्रश्न पर चलें। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, इतना ही लिखना था। इस प्रकार राजनीतिक भूगोल में मैकिंडर का हृदय स्थल का सिद्धांत विशेष महत्वपूर्ण है। मैकिंडर ने अपने सिद्धांत में संक्षेप में निम्न प्रकार रखा था: हु रूल्स ईस्ट यूरोप commands the heartland, who rules the heartland commands the world island, who rules the world island commands the world। पूरा मतलब जो ईस्ट यूरोप में राज्य करता है वह पूरे हार्टलैंड पर राज्य करता है, जो हार्टलैंड पर कमांड करता है वह पूरे आइलैंड पर, वो पूरे संसार द्वीप जिसे बोलते हैं, उस पर राज्य करता है। जो रूल करता है वर्ल्ड आइलैंड पे, वह पूरा वर्ल्ड को कमांड कर सकता है। यही मतलब है। आगे चल के इसका हिंदी का सीधा अनुवाद मिलेगा। ठीक है, पुरानी दुनिया के केंद्रीय भाग के इस हृदय स्थल सिद्धांत के भू राजनीतिक महत्व से मैकिंडर को बड़ी ख्याति प्राप्त है। मैकिंडर का हृदय स्थल सिद्धांत बहुत क्वेश्चन पे पूछ लेते हैं डायरेक्ट। रिटर एवं रिटजल की तुलना कीजिए। रिटजल ने एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ के प्रथम खंड में यह दिखाया गया है कि पृथ्वी पर मानव वितरण किस प्रकार से बहुत कुछ प्राकृतिक शक्तियों द्वारा नियंत्रित होता है। एंथ्रोपोजियोग्राफी के दूसरे खंड का प्रकाशन 1891 में हुआ था, जिसमें उस काल की जनसंख्या का वितरण दिखाया गया था। प्रथम खंड में रिटर ने अर्धकुंडे में दिए गए विचारों का विकास किया था, जिसमें भूतल पर स्थित भूदृश्यों के संबंधों को स्पष्ट किया गया था। पृथ्वी को पूर्ण इकाई माना गया था, परंतु रिटजल के ग्रंथों में रिटर के विचारों से निम्न दो महत्वपूर्ण विभिन्नताएं थीं। रिटजल ने मानव भूगोल का वर्णन क्रमबद्ध विधि से किया था, जबकि रिटर ने प्रादेशिक विधि से किया था। रिटजल ने डार्विन के विकासवादी सिद्धांत के दृष्टिकोण को प्रधानता दी थी, जबकि रिटर के सिद्धांतों में ईश्वरीय उद्देश्यवाद को अपनाया गया था। रिटजल के मतानुसार प्रकृति में विकास का अंतिम उत्पादन मानव था। विकास में प्राकृतिक छांट होती थी, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के जीव भौतिक वातावरण से अपनी क्षमता के अनुसार समायोजन करते थे। रिटर के मतानुसार मानव तथा प्रकृति में जो पारस्परिक संबंध था वह ईश्वरीय सृजन उद्देश्य के अनुसार था। रिटजल की मान्यता थी कि मानव अपने वातावरण की उपज था, जिसको वातावरण की प्राकृतिक शक्तियों ने ढाला था, और मानव ने प्राकृतिक भागों के अनुसार अपना अनुकूलन किया था। इस प्रकार रिटजल ने वातावरण द्वारा नियंत्रण का प्रतिपादन किया। यद्यपि उसने एंथ्रोपोजियोग्राफी के दूसरे खंड में सांस्कृतिक वातावरण को भी महत्वपूर्ण बताया था। हेम्बोल्ट तथा रिटर की तुलना कीजिए। हम्बोल्ट एवं रिटर दोनों के विचारों में आधारभूत समानता थी, फिर भी दोनों के प्राकृतिक दर्शन में भी भिन्नता थी। हम्बोल्ट प्रकृति की एकता में विश्वास करता था तथा वह कार्य कारण के संबंध में भी विश्वास करता था। हम्बोल्ट ने स्वयं लिखा है, मैंने पृथ्वी पर प्राकृतिक भूदृश्यों को क्रमबद्ध करके प्रदेशों की सीमाएं निर्धारित करने में ऐसा प्रयत्न किया है कि उन प्रदेशों के द्वारा कारण संबंधों का स्पष्टीकरण हो जाता है। रिटर ने भी कारण संबंधों को तुलनात्मक विधि से निश्चित किया था। हम्बोल्ट के मतानुसार प्रकृति के विभिन्न भूदृश्यों के वर्गों में हमको अनुभविक नियमों को समझना चाहिए, परंतु समस्त प्राकृतिक अध्ययन का सबसे ऊंचा लक्ष्य कारण संबंधों को खोजना होता है। हम्बोल्ट के एकता तथा कारण तत्व के विचार रिटर के विचारों से इस प्रकार भिन्न हैं कि रिटर के अध्ययन में मानव को केंद्रीय स्थान देकर प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त रिटर में
ईश्वरीय उद्देश्यवाद के विचारों की प्रधानता थी। इस प्रकार हमबोल्ट और रिटर में दार्शनिकता का भेद था। रिटर का दर्शन आदर्शवादी दार्शनिकों से मेल खाता था, परंतु हमबोल्ट की दार्शनिकता नितांत आदर्शवादी नहीं थी। हमबोल्ट तथा रिटर के कार्य क्षेत्रों में भिन्नता थी, उनके अध्ययन के दृष्टिकोण अलग अलग थे। हमबोल्ट क्रमबद्ध अध्ययन को प्रधानता देता था, जबकि रिटर प्रादेशिक अध्ययन को प्रधानता देता था। समानता समानता रिटर ने अपने भाषणों में बताया था कि प्रादेशिक अध्ययन में क्रमबद्ध अध्ययन का महत्व था, और उसने भूगोल की जो ग्रंथमाला अर्धकुंडे के नाम से प्रकाशित की थी, उसका अंतिम ग्रंथ क्रमबद्ध भूगोल था। हमबोल्ट ने भी प्रादेशिक अध्ययन पर कुछ लेख प्रकाशित किए थे, परंतु हमबोल्ट ने प्रादेशिक अध्ययन के विषय को अधिक विकसित नहीं किया था, क्योंकि उसका लक्ष्य प्रादेशिक भूगोल नहीं था और उसने भौगोलिक ग्रंथों में उसको कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया था। पूरकता संक्षेप में हमबोल्ट एवं रिटर दोनों का कार्य एक दूसरे का पूरक था। हमबोल्ट ने क्रमबद्ध भूगोल के अध्ययन की विधि बताई और उसका स्वरूप भी निश्चित किया था। उदाहरणार्थ उसने जलवायु विज्ञान और वनस्पति भूगोल पर भी ग्रंथ लिखे थे। रिटर ने प्रादेशिक व्यक्तित्व के अध्ययन को ग्रंथ अर्धकुंडे का आधार बनाया था, जिसके द्वारा प्रत्येक क्षेत्र के समस्त भौगोलिक तत्वों का विवेचन से उस क्षेत्र की पूर्णता का विवेचन किया जाता था, अर्थात प्रत्येक क्षेत्र का व्यक्तिगत पूर्ण रूप से अध्ययन एवं वर्णन किया गया था। अतः उन दोनों ने मिलकर वर्तमान भूगोल के कार्य को पूरा किया था। कार्ल रिटर की भौगोलिक विचारधारा को संक्षेप में बताइए। देखिए, सन 1804 में कार्ल रिटर द्वारा रचित यूरोप का एक भौगोलिक ऐतिहासिक एवं सांख्यिकी चित्रण नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। इसके साथ ही कार्ल रिटर ने अनेक ग्रंथों, मानचित्रों एवं लेखों की रचना की, जो इस प्रकार हैं। भौगोलिक ग्रंथ अर्धकुंडे के 11 खंडों को पूर्ण उन्होंने 19 ग्रंथों का प्रकाशन कराया। सन 1839 से 1858 तक कार्ल रिटर की भौगोलिक विचारधारा के प्रमुख तथ्य अधोलिखित हैं। कार्ल रिटर वातावरण निश्चयवाद में विश्वास रखता था। रिटर प्राकृतिक तत्वों के साथ संबंध को महत्व देता था। रिटर संपूर्ण की संकल्पना करता था। उसका उद्देश्य एक विशिष्ट तथ्य से संपूर्ण का वर्णन करना था। कार्ल रिटर ने क्षेत्रीय संबंध पर जोर दिया। रिटर ने भूगोल के लिए अर्धकुंडे या एरकुंडे शब्द का प्रयोग किया। रिटर का प्रादेशिक व्यक्तित्व पूर्ण की संकल्पना है। रिटर ने मानव केंद्रित भूगोल की धारणा को अपनाया था। रिटर का दार्शनिक तथा हेतु विद्या संबंधी दृष्टिकोण प्राकृतिक प्रादेशिक अध्ययन। कार्ल रिटर ने भूगोल को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया था, जिसमें पर्यवेक्षणों को विशेष महत्व प्रदान किया गया था।